नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पुतिन और मोदी की हुई मुलाकात, गर्मजोशी से मिले दोनों नेता। भारत रूस की दोस्ती को मिलेगा $80 मिलियन का बूस्टर डोज। जी हाँ दोस्तों, एक दिन की भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए। मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश अहम सहयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ भी सहयोग रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम कड़े विजन पर काम कर रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेंड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। पुतिन ने कहा कि मुझे भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मोदी ने कहा कि हमारे बीच हुए विभिन्न समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कोर डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। दोस्तों, रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की एक दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के ट्रेड, एनर्जी, कल्चर, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीब 10 समझौते हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानना है जरूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं, तो राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सतर्कता व सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR जांच करवाने के अलावा हर एक संक्रमित मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंस ही कराई जा रही है। एक बयान के मुताबिक दूसरे राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर सतर्कता बरत रही है। सरकार ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने पर जोर दे रही है। एक बयान के मुताबिक ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मेडिकल सिस्टम को तेजी से बेहतर किया जा रहा है। प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 19,000 बेड और मेडिकल कॉलेजों में 55,000 एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नागालैंड पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गलत पहचान की वजह से हुई फायरिंग। जी हां दोस्तों, नागालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और राज्य में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष दल SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागालैंड में 14 नागरिकों की सैनिकों के द्वारा फायरिंग में मौत हो गई। सैनिकों ने सोचा कि यह गलत लोग हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे 14 मजदूर लोग थे और ग्रामीण थे, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है और सेना भी बैकफुट पे आ गई है। नागालैंड में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। नागालैंड के वासी चाहते हैं कि नागालैंड से अस्फा कानून को हटा दिया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अस्फा कानून के तहत यह सेना को किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक के आधार पर गोली चलाने का आदेश देने की शक्ति देता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में होगी जातीय जनगणना, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य सरकार उठाएगी खर्चा, जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, जातीय मतगणना को लेकर केंद्र सरकार से इतर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवाएगी। इसका ऐलान सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने किया। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी हो चुकी है, बारीक तरीके से जातीय जनगणना कराई जाएगी। बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से इसे कराएगी, किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग करके इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। हम जल्द सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम और अपनी पार्टी के सभी लोगों की बात कर चुके हैं। जल्द एक तारीख तय कर मीटिंग की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से जातीय जनगणना करवा चुका है। अब जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
टमाटर हुआ इतना लाल, आम आदमी के किचन से हुआ बाहर, रेट उड़ा देंगे आपके होश। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल और महंगी रसोई गैस की वजह से पहले ही आम जनता परेशान है। अब मौसम की मार टमाटर पर ऐसी पड़ी है कि उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। भारी बारिश के चलते सप्लाई चेन पर असर पड़ा है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में टमाटर के दाम 140 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, देश के अधिकांश खुदरा बाजारों में सितंबर के अंत से टमाटर की कीमतें ऊंची बनी हुई है, लेकिन लगातार बारिश के कारण दक्षिणी राज्यों में कीमतों में भारी तेजी आई। उत्तरी क्षेत्र में टमाटर की खुदरा कीमतें सोमवार को 30 से 83 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में चल रही थी, जबकि पश्चिम क्षेत्र में कीमतें 30 रुपए से लेकर 85 रुपए प्रति किलोग्राम और पूर्वी क्षेत्र में 40 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से रखे जाने वाले आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बर्फ से ढके पहाड़, मनाली, शिमला समेत कई टूरिस्ट पैलेस में बर्फबारी शुरू, अटल टनल से ट्रैफिक की आवाजाही रोकी गई। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से पूरे प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। इससे लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ी है, लेकिन शिमला, कुफरी और नागरकंडा में टूरिस्ट की आमद में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मशहूर टूरिस्ट पैलेस मनाली, सोलांगला, फातरू, कोठी, गुलाबा, पंचचाल, जलोड़ी, दर्रा में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। शिमला के कुफरी और नारकंडा में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुल्लू समेत कई जिलों में बर्फबारी के कारण रोडवेज के बस रूट प्रभावित हुए हैं। लाहौल स्पीति में सड़कें बंद है। इसके बावजूद यह बर्फबारी 4 महीने से सुस्त चल रहे पर्यटक कारोबार को रफ्तार देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना भारत, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर खिसका। WTC में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होने के बाद भी तीसरे स्थान पर है टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, मुंबई टेस्ट में मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पछाड़कर एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। भारत के फिलहाल 124 अंक हैं, जबकि कीवी टीम 121 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो टीम इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं मिला है। पहले भी टीम इंडिया तीसरे स्थान पर थी, अब भी विराट कोहली की टीम तीसरे स्थान पर ही है। टीम इंडिया का परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स 58.33 का है, वहीं टीम इंडिया के 42 अंक हैं। भारत ने इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 मैच जीते हैं, वहीं एक में टीम को हार और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब सीरीज की शुरुआत हुई थी तब न्यूजीलैंड के 126 रेटिंग पॉइंट्स थे, वहीं भारत के 119 रेटिंग पॉइंट थे। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, इससे रेटिंग में भारत को फायदा और न्यूजीलैंड को नुकसान पहुंचा। मुंबई टेस्ट में हार के बाद न्यूजीलैंड की नंबर 1 बने रहने की उम्मीदें भी खत्म हो गई। भारत साल 2009 में पहली बार टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी थी, तब टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान, गहलोत पायलट गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मंच पर जमकर हुआ बवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कुछ दिन पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इसके बाद पार्टी ने दावा किया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब एक बार फिर मरुधरा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार गहलोत गुट और पायलट गुट जैसी बातों को मीडिया की मनगढ़ंत बातें बता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पर स्थान देने को लेकर आपस में उलझ गए। मंच पर जगह नहीं मिलने की वजह से एक गुट के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंच का संचालन कर रहे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उल्हना दिया गया, जिस पर दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इस विवाद के बाद एक बार फिर राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। मंच का संचालन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सहारणा कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रहे थे तो उन्हें भी मंच पर स्थान नहीं दिया गया था। मौके पर मौजूद श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं से समझाइश की, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की तस्वीरें, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना पड़ा दखल। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की तस्वीरों को देखने के बाद विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के संचालन डायल को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जांच और स्क्रीनिंग के नए नियम लागू होने के बाद एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी है। इन तस्वीरों में मास्क पहने हवाई यात्रियों को कोविड टेस्ट और नतीजों के लिए घंटों इंतजार करते हुए देखा गया है। इनमें से
से 6 से 8 घंटे तक का वक्त लग रहा है। दोस्तों, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल को नए यात्रा दिशा निर्देशों को लागू करने के बाद टर्मिनल पर अव्यवस्था को सुधारने को कहा है। उन्होंने भीड़ बढ़ने की शिकायत के बाद बेहतर रणनीति को लागू करने का सोमवार को निर्देश दिया। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप को लेकर चिंताओं के बीच केंद्र ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक संशोधित गाइडलाइंस जारी की थी, जो 1 दिसंबर से लागू हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, म्यांमार में सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में आंग सान सू की को 4 साल की जेल। जी हां दोस्तों, म्यांमार की एक अदालत ने सोमवार को अपदस्थ नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल के कारावास की सजा दी है। जुंटा के प्रवक्ता जामिन टू ने कहा कि सू की को धारा 505 के तहत 2 साल की कैद और प्राकृतिक आपदा कानून के तहत 2 साल की कैद की सजा सुनवाई गई है। दोस्तों, 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से 76 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ लाए गए मामलों में यह पहला मामला है। सू की पार्टी ने पिछले नवंबर के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। सेना की पार्टी कई सीटों पर हार गई और उसने बड़े पैमाने पर मतदान धोखाधड़ी का दावा किया। हालांकि स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों ने किसी भी अनियमितता की जानकारी नहीं दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हांगकांग में हवा से भी फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच टेंशन पैदा करने वाली एक और स्टडी सामने आई है। हांगकांग में एक होटल में क्वारंटीन में रहने के बावजूद 2 मरीजों के बीच ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल गया। होटल के आमने सामने वाले कमरों में रहने वाले 2 यात्रियों के ओमिक्रॉन संस्करण से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यहाँ चिंता की बात यह है कि दोनों यात्रियों को सभी टीके लग चुके थे। दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण हवा के जरिए भी फैलता है और इसी वजह से दोनों यात्रियों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इससे यह पता चलता है कि हाई म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन क्यों दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं पूरी दुनिया की। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26,58,63,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,55,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,46,41,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,73,000 के पार है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना की दर बढ़ गई है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो भारत में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्य सबसे ज्यादा इस महामारी से प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टाटा भी बढ़ाएगी कीमतें, कमर्शियल व्हीकल्स के दामों को 2.5% तक बढ़ाया जाएगा। नई कीमतें जनवरी से होंगी लागू। जी हां दोस्तों, भारत की कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 जनवरी 2022 से कमर्शियल व्हीकल की कीमतों को 2.5% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम और लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और बस पर लागू होंगे। इनकी कीमतें मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होंगी। दोस्तों, कंपनी ने दाम बढ़ाने की वजह स्टील, एल्युमिनियम और अन्य कीमती धातुओं जैसे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अन्य कच्चे माल की ज्यादा कॉस्ट होना बताया है। नवंबर में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 25% तक की बढ़ोतरी हुई। टाटा ने अपने डोमेस्टिक होलसेल में 58,073 यानी कि 21% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 47,859 यूनिट्स थी। टाटा प्रमुख ने कहा कि घरेलू बाजार में उनकी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री नवंबर में 29,778 यूनिट्स रही।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एंट्री करने वाले गाड़ियों का होगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जानिए कैसे मिलेगा RFID टैग। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी से रोजाना दिल्ली आवागमन करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। अब दोस्तों आपकी दिल्ली में एंट्री बंद हो सकती है। दरअसल दोस्तों अब आप बिना रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग या अपर्याप्त रिचार्ज वाले कमर्शियल वाहन लेकर दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे। साउथ दिल्ली नगर निगम ने बिना रेडियो फ्रिक्वेंसी FIRD टैग या अपर्याप्त रिचार्ज वाले कमर्शियल वाहनों का प्रवेश दिल्ली में पूरी तरह से बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, साउथ दिल्ली नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी। साउथ दिल्ली नगर निगम के अनुसार 124 टोल पॉइंट्स पर पूरी सख्ती से व्यवस्था की गई है। गाड़ियों में RFID नहीं होने या टैग रिचार्ज नहीं होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली में रोज अप डाउन करते हैं या फिर अक्सर आपका दिल्ली में आना जाना लगा रहता है तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी गाड़ी पर RFID टैग होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैकलीन फर्नांडिस की फिर बड़ी मुश्किलें, ईडी ने एक्ट्रेस को भेजा एक और समन। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की तरफ से एक और समन भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समन के जरिए उन्हें 8 दिसंबर को ईडी के समक्ष पेश होना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह तीसरा मौका होगा जब जैकलीन ईडी के सामने पेश होगी। इससे पहले 2 बार वह ईडी के पूछताछ का हिस्सा रह चुकी है। रविवार को जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका गया था। ईडी के लुकआउट सर्कुलर की वजह से एयरपोर्ट स्टाफ ने जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने से पहले ही रोक लिया था। इसके बाद इस बात की जानकारी ईडी को दी गई थी, जिसके बाद ईडी की टीम ने जैकलीन से पूछताछ की, फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने जैकलीन को छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की कमेटियां, अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव से जुड़ी विभिन्न कमेटियों का गठन कर दिया है। उम्मीदवारों के चयन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस महासचिव अजय माखन करेंगे, जबकि चंदन यादव और कृष्णा अलाउरा बतौर सदस्य के तौर पर होंगे। कमेटी में पदेन सदस्य के तौर पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब कांग्रेस से जुड़े सचिव होंगे। दोस्तों स्क्रीनिंग कमेटी का काम पंजाब कांग्रेस की तरफ से आए संभावित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना है और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने उम्मीदवारों के नाम पेश करना है। उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति का होता है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माखन पंजाब के पिछले दिनों चले घटनाक्रम में काफी सक्रिय थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया ने एजाज पटेल को दिया खास तोहफा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच की पहली पारी में कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने 10 विकेट चटकाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दोस्तों भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में तीसरे गेंदबाज वह बन गए। उन्होंने भारत की पहली पारी में 47.5 ओवर में 119 रन देकर 10 विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली। दोस्तों एजाज पटेल ने भले ही 10 विकेट लिए हों, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में वह कामयाब नहीं हो सके। न्यूजीलैंड के लिए यह मैच स्पिनर एजाज पटेल के पहली पारी में सभी 10 विकेट लेने के कारण यादगार रहा। यह पराजित टीम के लिए किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया। इससे पहले का रिकॉर्ड जवागल श्रीनाथ के नाम था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता में 132 रन देकर 13 विकेट लिए थे, लेकिन भारत 46 रन से मैच हार गया था। दोस्तों एजाज पटेल की इस उपलब्धि पर टीम इंडिया ने उन्हें खास तोहफा दिया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने एक जर्सी पर हस्ताक्षर करके स्पिनर को दी। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अश्विन और एजाज के एक इंटरव्यू की कुछ तस्वीरें भी साझा की है। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में अश्विन एजाज को यह खास जर्सी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड में आई मामूली तेजी, चांदी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, शादियों के सीजन में सोने के भाव में कई दिन लगातार गिरावट के बाद आज तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतें आज भी कम हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम में 29 रुपए की मामूली तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा चांदी की कीमतें 149 रुपए की साधारण गिरावट के साथ रही। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि दोस्तों
दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 60,286 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1781 प्रति औंस जबकि चांदी $22.38 प्रति औंस पर जस के तस बनी रही। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले कौन से देश में खोजा गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका उत्तर। अगर दोस्तों आपका उत्तर एकदम सही होता है और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।